मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं हमें, आप हमें पहचानते हैं, बस इतना काफी है। नमस्कार, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1968 की। साल 1968 देश के लिए महत्वपूर्ण कानून बनाने को लेकर काफी सफल रहा। इस साल कई महत्वपूर्ण कानून लागू हुआ। इस साल सबसे पहले शत्रु संपत्ति विधेयक पास किया गया। इस कानून के बनने से उन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति माना गया जो बंटवारे के समय देश में रह गई थी। इस कानून के मुताबिक शत्रु संपत्तियों पर भारत सरकार का अधिकार हो गया। 1968 में भारत ने शत्रु संपत्ति की हिरासत और नियंत्रण के लिए शत्रु संपत्ति अधिनियम बनाया। शत्रु संपत्ति अधिनियम के अनुसार जो लोग देश के विभाजन या फिर 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान की सिटीजनशिप ग्रहण कर ली, उनकी सारी अचल संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई। उसके बाद पहली बार उन भारतीय नागरिकों को संपत्ति के आधार पर शत्रु की श्रेणी में रखा गया जिनके पूर्वज किसी शत्रु राष्ट्र के नागरिक रहे हों। ये कानून केवल उनकी संपत्ति को लेकर है और इससे उनकी भारतीय नागरिकता पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि इस अधिनियम में पेंच ऐसा रह गया जिसको लेकर महमूदाबाद के राजा ने कानून के प्रावधानों को कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राजा के पक्ष में फैसला दिया। इसके परिणाम स्वरूप इस अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके तहत अब शत्रु संपत्ति घोषित होने के बाद इस संबंध में कोई भी वाद प्रतिवाद केंद्र या अभिरक्षक द्वारा की गई किसी कार्रवाई के संबंध में किसी वाद या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार नहीं होगा। भारत ने 1962 में चीन, 1965 और 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई छिड़ने पर भारत सुरक्षा अधिनियम के तहत इन देशों के नागरिकों की जायदाद पर कब्जा कर लिया था। इसके तहत जमीन, मकान, सोना, गहने, कंपनियों के शेयर और दुश्मन देश के नागरिकों की किसी भी दूसरी संपत्ति को अधिकार में लिया जा सकता है। भारत ने अब तक 9,500 शत्रु जायदादों की पहचान की है। इनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिकों की है। इनकी कीमत 1,04,339 करोड़ रुपए से अधिक है। शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत शत्रु देश के नागरिकों को इन जायदादों के रखरखाव के लिए कुछ अधिकार भी दिए गए हैं, पर ये अस्पष्ट हैं, काफी उलझने हैं और बहुत मामले अदालत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 तक कुछ मामलों का निपटारा भी कर दिया। इसने अपने फैसले में कहा कि शत्रु संपत्ति का रखरखाव करने वाला कस्टोडियन ट्रस्टी की तरह काम करता है, लेकिन शत्रु देश के पास उसका मालिकाना हक बरकरार रहता है। आजादी के बाद 1962 में चीन के साथ सीमा विवाद के दौरान विदेशी मुद्रा की निकासी पर जोर दिया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1962 लाया, जिसमें बैंकों द्वारा दिए गए सभी गोल्ड लोन को वापस ले लिया गया और सोने में फॉरवर्ड ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1963 में 14 कैरेट से अधिक बारीक सोने के आभूषणों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1965 में बेहिसाब संपत्ति के लिए कर छूट के साथ एक स्वर्ण बॉन्ड योजना शुरू की गई थी। ये सभी कदम वांछित परिणाम देने में विफल रहे। देसाई ने आखिरकार 24 अगस्त 1968 को गोल्ड कंट्रोल एक्ट पेश किया, जिसने नागरिकों को बार और सिक्कों के रूप में सोना रखने से रोक दिया। सोने के सिक्कों की सभी मौजूदा होल्डिंग को आभूषण में बदलना पड़ा और अधिकारियों को घोषित किया गया। सोनार को 100 ग्राम से अधिक सोना रखने की अनुमति नहीं थी। लाइसेंसधारी डीलरों के पास उनके द्वारा नियोजित कारीगरों की संख्या के आधार पर 2 किलो से अधिक सोना नहीं होना चाहिए था। उन्हें एक दूसरे के साथ व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। देसाई का मानना था कि भारतीय इन कदमों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे और सोने का उपभोग बंद कर देंगे और कीमती विदेशी मुद्रा के संरक्षण में मदद करेंगे। सोने के नए आभूषणों की खरीद या तो पुनर्नवीनीकरण की गई थी या सोने की तस्करी की गई थी। इस कानून ने आधिकारिक सोने के बाजार को मार डाला और एक बड़ा अनौपचारिक बाजार केवल नकदी में कारोबार कर रहा था। सोने की तस्करी की जाती थी और अनौपचारिक चैनल के माध्यम से उसे बेचा जाता था, जिसमें कई जौहरी और सर्राफा व्यापारी तस्करी के सोने का व्यापार करते थे। सोने के लिए एक बड़ा काला बाजार विकसित हुआ। गोल्डस्मिथ असंगठित श्रम शक्ति थे और नई विकसित स्थिति का सामना कर रहे थे।
केवल कुछ ही लोगों को सोना रखने का लाइसेंस मिल सका, वो भी बहुत कम मात्रा में, जिसके परिणाम स्वरूप सोनार जाति के सदस्य जो केवल सोने के गहने बनाने के अपने पारंपरिक व्यवसाय पर निर्भर थे, अपना व्यवसाय और अपनी वित्तीय स्थिति खो दी, बिगड़ गए और परिवार बिखर गए। ऐसे और भी कई तरह के नियम लगाकर फॉरेन एक्सचेंज के लिए सोना भंडारण करने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि इस कानून ने चौतरफा व्यापार को धक्का दिया और उल्टे परिणाम आए। बाद में इस कानून को वापस ले लिया गया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में, यानी साल 1970 की महत्वपूर्ण घटना के साथ। देखते रहिए इनसाइड टू लाइफ। नमस्कार।